वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। इससे पहले वाला वीडियो जो था वो मनी एंड मनी सप्लाई पे था, जिसमें हमने मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। अभी है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो होता है, कमर्शियल बैंक बैंक हमें पता है बैंक को कैसे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट किया जा सकता है, कैसे उनमें डिफरेंस बताया जा सकता है, ये भी मैं आगे बताऊँगा। तो पहले बेसिकली हम कमर्शियल बैंक को समझ लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और यूनिट होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। बैंक ओबियसली कहते हैं, शायद ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमी उसके थ्रू होके गुजरती है। एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मैं वो वाला सेंट्रल बैंक नहीं कह रहा, आरबीआई। ये सारे कमर्शियल बैंक हैं, बिज़नेस करते हैं ये लोग। ये एग्जांपल्स हैं कमर्शियल बैंक के। अब कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या हैं? कमर्शियल बैंक के फंक्शन कुछ प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी होते हैं। पहले हम प्राइमरी समझते हैं, फिर हम सेकेंडरी समझेंगे। ये फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका इकोनॉमी में रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर हम तो पहले प्राइमरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक के। पहला प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सबसे पहली बात, जो बैंक होता है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉज़िट। जो हमारा सेविंग्स होती है हम जाके जमा करवा देते हैं। अब तो सैलरी जनरली जो है वो बैंक में ही आती है। अब तो सेविंग्स जानबूझ के जनरली जो है, या तो हम अपनी सेविंग्स कुछ बच जाती है या फिर डायरेक्ट सैलरी अकाउंट में आती है। तो डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो आपको डिमांड पर वापस मिल जाते हैं। आप गए और आपने विड्रॉ कर लिया, ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं? जो एक फ़िक्स समय के लिए पैक कर दिए जाते हैं और आप उनको विड्रॉ नहीं कर सकते उससे पहले, और या फिर अगर आप विड्रॉ करते हो तो कुछ चार्जेस लग जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला फंक्शन हुआ डिपॉज़िट लेना। दूसरा है एडवांस लोन्स। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, लोन एडवांस करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि आप याद रखिएगा कि बहुत सारे बिज़नेस जो चल रहे होते हैं ना, वो लोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। उनकी डे टू डे बिज़नेस को चलाने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिज़नेस है और ऐसी तरीके से वो काम करते हैं। बैंक जो हैं डिपॉज़िट लेते हैं और वही आगे लोन पे चढ़ाते हैं। सारा कुछ डिपॉज़िट ही नहीं होता, लेकिन डिपॉज़िट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ जो ये पेंटागन बना हुआ है साइड में, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या है कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कहेंगे और किसको बैंक नहीं कहेंगे। तो मेन फंक्शन कमर्शियल बैंक का क्या होता है? इसी जो प्राइमरी फंक्शन, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन एडवांस करना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तभी कहेंगे जब वो दोनों फंक्शन को परफॉर्म करे, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करे और लोन भी एडवांस करे। देखिए गाइस, मान लीजिए दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुथूट फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा। तो जो मुथूट फाइनेंस है वो गोल्ड लोन देता है, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं लेता, और वो डिपॉजिट जो होते हैं आपको डिमांड पर वापस नहीं मिलते। कहीं इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो लोन भी देते हैं और वो कुछ एफडियाँ भी आप उनके यहाँ करा सकते हो, उस पर वो ब्याज देते हैं, लेकिन याद रखिएगा डिमांड पर वो डिपॉजिट वापस नहीं मिलेंगे। वो एक समय के लिए फ़िक्स होते हैं, आप उससे पहले उसको नहीं निकाल सकते। तो एक जो बैंक होगा, एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करेगा तभी वो बैंक कहलाएगा। अगर वो एक भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो वो बैंक कभी नहीं कहलाया जाएगा। और वो दो फंक्शन क्या हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। देखिए, हम जब बैंक के बारे में सोचते हैं तो दो हमने प्राइमरी फंक्शन जो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन बैंक जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। जब रिफॉर्म्स लाए गए बैंकिंग सेक्टर में, वो अलग अलग फील्ड्स में जा रहे हैं
और इसीलिए वो इकोनॉमी में इतने इम्पोर्टेंट यूनिट भी होते हैं। तो सबसे पहला जो हुआ वो क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट ये होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा आपको विड्रॉ करने देना, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलती। ऑब्वियस सी बात है, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी डिफ़ॉल्ट है तो आपको सवाल ही नहीं उठता कि ये मिलेगी। कई बार आपके अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपये का ओवरड्राफ्ट आपको मिल जाता है, आपको एकदम से कैश की शॉर्टेज है, तो ये एक फ़ैसिलिटी बैंक्स देते हैं आपके अकाउंट। दूसरा होता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आप ये समझ लीजिए कि क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक जनरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बैंक जो है ना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन काम करता है दो लोगों के बीच में। जैसे कि मान लीजिए एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है। एक्सपोर्टर जनरली क्या करता है कि अपने गुड्स दे देता है, और इम्पोर्टर जो होता है वो अभी वो क्या करता है कि बैंक से डील कर देता है और उसको कहता है कि आप एक्सपोर्टर को पैसे दे दो और मैं इस दिन इस समय पे आपको एक कमीशन डेफिनेटली बैंक लेता है और उसके साथ पैसा बैंक को दे देगा। एक्सपोर्टर को अपना टाइम पे पैसा मिल गया, बैंक ने वापस कर लिया, और बैंक जिस दिन तय हुआ है वो इंपोर्टर से वहाँ पैसा ले लेगा। गुड्स पहले ही एक्सपोर्टर भेज देता है। इस चीज़ को, इस फैसिलिटी को डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मैंने आपको भी बताया ना कि बैंक कमीशन लेता है। कई बार ये भी हो सकता है कि बैंक जो है, जो बिल होता है ना, जो एक्सपोर्टर ने बिल भेजा होगा इंपोर्टर को, उसका कुछ काट के जो उस बिल में होता है वो इंपोर्टर को वापस कर देता है, तो अपना कमीशन मतलब वो बिल को डिस्काउंट कर लेता है। इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। तीसरा है एजेंसी फंक्शन। मतलब बहुत सारी चीज़ों में बैंक एज अ एजेंट काम करेगा। किस किस काम में? कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम। दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। मान लीजिए सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम चलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई इंश्योरेंस की स्कीम चलाई, तो वो ये कह देगी कि वो ये कह देगी कि भी एसबीआई की ब्रांच है, ये एसबीआई की ब्रांच में आप जाके यहाँ से स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपको थोड़ा बहुत पैसा देना है इंश्योरेंस प्रीमियम का जो साल का, वो आप वहाँ जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे वो एज ए एजेंट काम कर रहा है सरकार का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं, आपने अगर नहीं सुना होगा तो क्या होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू होते हैं, उससे आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस दे सकते हैं, तो वो आप एसबीआई की ब्रांच से जाके ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर भी बैंकों का यही काम है कि वो डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं और बॉन्ड इशू कर देते हैं, तो वो एजेंट काम करते हैं। दूसरा हो गया फॉरेन एक्सचेंज में। आपने कई बार कई बैंकों के पास देखा होगा और वहाँ पे वो लिखा होता है कि हम वी डील इन फॉरेन एक्सचेंज, या वेस्टर्न यूनियन का साइन बना हुआ होता है। तो बैंक एज ए एजेंट भी काम करते हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए, फ़ॉरेन करेंसी में डील करने के लिए। बैंक्स हमेशा लोगों को लोन देने में ही पैसा नहीं लगाते। सरकार जो बैंक होते हैं वो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ ख़रीदते हैं। सिक्योरिटीज़ आप ये समझ लीजिए बेसिक गवर्नमेंट की इशू की हुई या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की इशू की हुई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप उन्हें पैसा देते हैं और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ होता है कि आपको इस समय में इतना ब्याज दिया जाएगा और इस दिन आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो इसमें भी डील करता है। और फिर डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। बैंक जो है आपको पता ही होगा, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस की फैसिलिटी हो गई, नेट बैंकिंग हो गई, यूपीआई हो गया, आपका आईएमपीएस हो गया। ये सब एक डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारा पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बैंक के सेकेंडरी फंक्शन हो गए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन इतना इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि असल में ये कहते हैं ना कि एक ऐसा फंडामेंटल फंक्शन है जो बैंक इसलिए काम करते हैं। और आप जब इसको समझेंगे तो आप असल में समझेंगे कि बैंक इतना सारा लोन कैसे दे देता है जबकि उसको इतना डिपॉज़िट तो आता भी नहीं है, इतना डिपॉज़िट उसके पास होता ही नहीं है, कैसे? तो सबसे पहले हम एक ये समझते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स। और इसके थ्रू मनी क्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रेडिट लोन को ही कहते हैं, जो फार इन एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है इनिशियल डिपॉजिट से। तो एजम्पशन हम बहुत इम्पोर्टेंट इस प्रोसेस को समझने में करते हैं। पूरे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन क्या है कि
इंटायर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को हम ये समझ रहे हैं कि बैंक है। हम ये समझ लेते हैं कि बस पूरा जो सिस्टम है बैंक का उसमें बैंक्स ही हैं और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम एक असम्पशन और ले रहे हैं कि सब कुछ कैशलेस होता है, हर चीज़ बैंक से गुजर रही है। प्लीज़ इस दो असम्पशन को समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम सोच रहे हैं कि कैश में डीलिंग नहीं होती। एक सिंपल मॉडल है ताकि हम असल में समझ पाएँ कि मनी प्रोसेस जो है ये पूरे मनी क्रिएशन का प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। अच्छा, एक चीज़ आप दूसरे बॉक्स में ये समझिए कि इट इज़ लीगली कंपलसरी फॉर अ बैंक टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एट रिजर्व। एक बैंक्स होते हैं ना जो इंडिया में, हर देश में ही ऐसा होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि आरबीआई का एक डायरेक्शन है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, कि बैंक्स को जितना डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ परसेंट एज आ रिज़र्व रखना है, और ये लीगली उसको रखना ही होता है। उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आरबीआई उस पर पेनल्टी लगा सकता है अगर वो ये नहीं करता। तो इसको कहते हैं लीगल रिज़र्व रेशियो, कुछ परसेंट होता है और ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। जैसे कि आज जो है 4%, 4.5% के करीब CRR है, जिसे कैश रिज़र्व रेशियो है। ये जब मैं सेंट्रल बैंक पर आरबीआई पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको समझा भी दूंगा। CRR और SLR ऐसे दो रिज़र्व रेशियो हैं जो सेंट्रल बैंक के थ्रू तय किए जाते हैं, और वो बैंकों को इतना परसेंट अपनी डिपॉजिट सिक्योरिटीज़ का रखना ही पड़ता है। और लास्ट बॉक्स में लिखा हुआ है कि भी ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम ऐसा फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट को ऐसा कैश रिज़र्व रखते हैं। बैंक्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जनरली ये मानते हैं कि बैंकों में समझदार लोग काम कर रहे हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से दो चीज़ समझते हैं, वो सिर्फ फ्रैक्शन ही रखते हैं। उनके पास असल में अगर आप एक दिन में उसके सारे कस्टमर बैंक पहुंच जाएं तो वो पैसे दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं। ऐसा बैंक क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए कुछ दो बातें बड़ी समझने वाली हैं। ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल एट द सेम टाइम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए एक ब्रांच के 5-10 हज़ार लोग हैं तो सारे एक दिन जाके विड्रॉ करेंगे, ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और दूसरा ये है कि हमेशा बैंक में नए डिपॉज़िट आते रहते हैं, लोग डिपॉज़िट कराते भी रहते हैं, विड्रॉ भी करते रहते हैं। तो फिर इसीलिए क्या होता है कि कभी किसी को कमी नहीं पड़ती, सर उसको जो है बैंक पैसे दे देते हैं और काम चलता रहता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं मनी क्रिएशन का प्रोसेस। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और ये बहुत ध्यान से स्टेप वाइज देखिएगा। जैसे जैसे एरो पॉइंट कर रहे हैं इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। असल में ये काम कैसे करता है तो देखिए, शुरुआत में मान लीजिए बैंक में मैंने यह एजम्पशंस को याद रखिएगा जो दो लिए हैं हमने। तो पहला इनिशियल डिपॉज़िट है, मान लीजिए 1,000 रुपये का हुआ, तो 1,000 रुपये का डिपॉज़िट हुआ है और लीगल रिज़र्व रेशियो 20% है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, सेंट्रल बैंक तय करता है। इट मीन्स बैंक्स को सिर्फ अपने पास 200 रुपये रखने हैं कैश रिज़र्व और बाकी वो 800 रुपये फ्री लैंड कर सकते हैं। 1,000 का 20% 200 रुपये हुआ। अब बोरोवर्स क्या करते हैं, विड्रॉ द हाँ, उसने 800 रुपये के लोन दे दिए। अब क्या किया, जिसने लिया पैसा, जिसने बोरो किया है, उसने सारा पैसे को विड्रॉ किया, पेमेंट करी। बहुत सिंपल इकोनॉमी हम सोच रहे हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक से हो रही है, कैश से कुछ नहीं हो रहा। तो जब उसने वो 800 रुपया विड्रॉ करके दिए तो फिर वो बैंक में चैनल में पहुंच गए, क्योंकि जो लेगा वो अटल में लेके फिर बैंक में ही जमा कराएगा। अब किसी और बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में, अब बैंक में उस दूसरे बैंक के लिए 800 रुपये फिर आ गए। पहले 1,000 थे, 20% रखे, 800 चढ़ाया, अब 800 वाला फिर किसी बैंक पहुंचा, तो ये 800 रुपये उस बैंक के लिए डिपॉज़िट हो जाएंगे। वो फिर आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से 20% रखेगा और बाकी का लैंड कर देगा। ठीक है, अब फिर ऐसे ही आगे साइकिल बढ़ती जाएगी और फिर 640 रुपये से फिर बढ़ जाएंगे, 800 का जो 20% हटाया और उसके बाद 640 बचा। इसी तरीके से हर समय, हर साइकिल में, हर राउंड में डिपॉजिट जो है 80% से 80% ऑफ द लास्ट डिपॉजिट बढ़े जा रहे हैं। डिपॉजिट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड डिपॉजिट बाय 80% ऑफ द लास्ट डिपॉजिट। डिपॉजिट ये कब एंड होगा? डिपॉजिट क्रिएशन तब एंड होगा जब टोटल कैश रिज़र्व जो होते हैं वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाए। और इनिशियल डिपॉजिट कितना था? पहली बार कितना डिपॉजिट हुआ था? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये डिपॉजिट हुए थे।
जब भी सारे टोटल जो डिपो है, जब टोटल कैश रिज़र्व हर इन जो 20% हर बैंक रख रहा है, जब वो टोटल हो जाएगा 1,000 रुपया, तो ये प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम ये देखेंगे कि भी कितना असल में जो एक ऐसा परसेंटेज रिज़र्व रखा जाता है, बैंक कितना मनी क्रिएट कर लेते हैं, कितना लोन दे सकते हैं, और कितना असल में डिपॉज़िट कितना कम हुआ था और उसने कितने ज़्यादा का लोन इकट्ठा कर दिया है, बना के एडवांस कर दिया सिस्टम ने। कैसे मनी क्रिएशन होती है, इसके लिए मनी मल्टीप्लायर का एग्ज़ाम बहुत, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। 1 बाय लीगल कैश रिज़र्व रेशियो, ये फार्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का। तो 1/0 पॉइंट, क्योंकि 20% को अगर आप 20/100 हो गया, 20% को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 0.20 हो गया, वो आपने नीचे रखा, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। मनी मल्टीप्लायर 5। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मान लीजिए मनी मल्टीप्लायर 10 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये सिग्निफाई करता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी, एवरी यूनिट जो है एक मनी है, 1 रुपया है, आप समझ लीजिए 1 रुपया है, आपने एज अ कैश रिज़र्व रखा, तो बैंक जो है 5 गुना मनी को बना पाएगा, 5 यूनिट्स ऑफ मनी क्रिएट कर लेगा। मतलब अगर आपने 1 रुपया कैश रिज़र्व रखा है, तो बैंक उसी से 5 रुपये इकट्ठे, 5 रुपये क्रिएट कर देगा। और जितनी ज़्यादा वैल्यू कैश रिज़र्व रेशियो की बड़ी होगी, 20% 30% बढ़ती जाएगी, उतनी ही मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती जाएगी। ये तो आपको फार्मूले से समझ आ ही रहा होगा। उतनी ही लेस मनी बैंकिंग सिस्टम में क्रिएट होगी। इसीलिए जब इकोनॉमी के अंदर मंदी आती है, रिसेशन आता है, तो बैंक जो है अपने रिज़र्व्स कम कर देता है और बैंकों को कहता है कि आप और लोन चढ़ाओ, लोग ऑन लोन उठाएंगे बिजनेसेस, तो वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, और फाइनली आप उस रिसेशन से बाहर आ पाओगे। ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर काम करता है कैश रिज़र्व रेशियो, ये जो लीगल रिज़र्व रेशियो होता है। तो ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बहुत ध्यान रखिएगा। और ये असल में इसका मीनिंग क्या होता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी केप्ट एज रिज़र्व, बैंक्स आर एबल टू क्रिएट सो मच ऑफ मनी, यूनिट्स ऑफ मनी। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन समझे, बहुत इंपॉर्टेंट मनी क्रिएशन का कंसेप्ट समझा। ये एक बेसिक कमर्शियल बैंक को कहते हैं ना कि एक फटाफट से क्विक रिवीजन के लिए आपको काम आएगा। तो मैं अगला वीडियो सेंट्रल बैंक पर होगा, जो रेगुलेटर होता है, वो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। होप है आपको पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा और टॉपिक है तो आपने बनाना हो और मुझे वो मैम आता हो तो मैं ज़रूर आपको बनाऊंगा। प्लीज़ लिखिएगा। कोई गलत अगर आपको मेरी वीडियो में चीज़ आती है तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सोचने के लिए, और मेरे को अब कोई भी डाउट बताने के लिए, और थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।